मैं रॉबिन सिंह आपका 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं जो लेक्चर पढ़ाने वाला हूं, इससे पहला वाला लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा। और वो जो लेक्चर है उससे पहला वाला जो कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर पढ़ाया था, और मुझे उम्मीद है कि वो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। कुछ ऐसा ही लेक्चर आज हम लेके आए हैं औसत वेग औसत चाल से संबंधित, जिस पर आधारित एक क्वेश्चन कई बार बन जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी। और देखते हैं किसी ना किसी पेपर कोड में और कोई ना की तारीख में तो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। औसत चाल से संबंधित क्वेश्चन बनता है और औसत वेग से संबंधित क्वेश्चन बनता है। अब देखो, अगर मैं बात करने लगूँ औसत वेग की, तो सबसे पहले औसत चाल, औसत वेग और वेग, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे औसत चाल, और दूसरा जो टॉपिक है औसत चाल, या फिर क्या पढ़ेंगे औसत वेग, औसत वेग, और ये और क्या पढ़ेंगे हम वेग। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, वेग और चाल के बारे में। फिर उनका एवरेज के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और उनके बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। और ये वीडियो लेक्चर लेने के बाद फिर आपको औसत चाल, औसत वेग, वेग चाल से संबंधित कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इस वीडियो के इसके बाद अपने लूसेंट बुक के या फिर जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हो, कुछ बच्चे नीड्स की भी बुक सॉल्व करते हैं, वो भी क्वेश्चन, और जो जितने भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आप सब कर सकते हैं इस लेक्चर के बाद। बस इस लेक्चर में बने रहिएगा। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वेग। सबसे पहले वेलोसिटी होती क्या है भाई, ये हम देखेंगे। पहले तो वेलोसिटी, कण का वेग। कण के मैं वेग की बात करने लगूँ तो कण का वेग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कण का वेग। वेग जो होता है वह क्या होता है, वेग होता है v बराबर dx ओवर dt। क्या होता है, dx ओवर dt, या फिर कुछ बुकों में क्या लिखा रहता है, विस्थापन अपॉन समय, ऐसे भी लिखा रहता है कुछ बुकों में, विस्थापन अपॉन समय। लेकिन जो सही रूप जो होता है वो एग्जैक्ट क्या होता है, v बराबर dx ओवर dt। ये तब लगता है जब विस्थापन और समय परिवर्तित कांस्टेंट फलाना हो। अब देखो, पहले कण का वेग जो है वो v बराबर dx ओवर dt, और x क्या है मेरा विस्थापन, और dt क्या है मेरा समय। कुछ बुकों में ऐसे भी लिखा रहता है x अपॉन t। विस्थापन x है, समय t है, तो विस्थापन में समय का भाग दे दिया तो क्या बन गया, वेग। वेग क्या है, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये क्या है मेरा विस्थापन में प्रति सेकंड विस्थापन। t बराबर अगर मैं 1 सेकंड ले लूँ तो मैं क्या बोलूँगा, t की जगह 1 सेकंड लूँ तो प्रति सेकंड विस्थापन कण का वेग कहलाता है। प्रति सेकंड विस्थापन कण का वेग कहलाता है। वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। और अगर तुम इसे dx ओवर dt के हिसाब से देखें तो वेग की जो परिभाषा आएगी वो आएगी समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर। मतलब समय के सापेक्ष विस्थापन dx, dt समय में कितना विस्थापन, dx जो स्मॉल विस्थापन है वो कितना परिवर्तित हो रहा है, तो समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, कण का वेग कहलाती है। अगर मैं बात करूँ समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर कण का वेग कहलाती है, तो b बराबर dx ओवर dt, b बराबर dx ओवर dt। तो b बराबर dx ओवर dt की बात करने लगूँ तो b बराबर dx ओवर dt, वेग में विस्थापन में परिवर्तन की दर कण का वेग कहलाती है। अब देखो, ये हो गया मेरा विस्थापन अपॉन समय, b बराबर dx ओवर dt। अब देखो, अगर वेग में का मैं मात्रक देखने लगूँ तो विस्थापन का जो मात्रक आएगा वो कितना आएगा, मीटर, और समय का जो मात्रक आएगा वो कितना आएगा, सेकंड। तो विस्थापन का जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, हमारा वेग का जो मात्रक आएगा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड। वेग की यूनिट क्या बनेगी मेरी, मीटर प्रति सेकंड। और यदि मैं इसकी डायमेंशन बनाने लगूँ बेमा, तो मीटर की जो बेमा होती है, एक दूरी होती है, इसकी l बनती है। समय की कितनी बनेगी, t, तो इसकी जो बेमा बनेगी l1, और क्या बनेगी, t-1। तो वेग की बेमा हमेशा याद रखनी है l t-1, और वेग का जो मात्रक बनेगा मीटर प्रति सेकंड, ये वाला बनेगा। यहाँ तक ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि पढ़ते हैं। अब अगला जो कंसेप्ट है, वेग एक वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है। वेग एक सदिश राशि है। वेग को क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर है या सदिश राशि है। तो सबसे पहले ये देखते हैं वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है। तो वेग जो है, वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेग एक वेक्टर है, क्या है, वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसकी एक निश्चित दिशा होती है। तुमने देखा भी होगा, एक कण 5 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, या फिर एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड के वेग से
दक्षिण से पूरब की ओर जा रहा है या किसी भी डायरेक्शन में वो जा रहा है, एक्स अक्ष की ओर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, या 10 मीटर पर सेकंड के वेग से वाई अक्ष की ओर जा रहा है। तो मेरा जो पर्पज है वो ये है, वेग को तुम किसी भी दिशा के साथ, डायरेक्शन के साथ बोल सकते हो। जैसे सपोज करो तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारे पास गाड़ी है, तो तुम क्या बोलोगे कि मेरी गाड़ी 40 मीटर पर सेकंड के वेग से इस रोड पर इस डायरेक्शन में चल रही है। तो वेग एक निश्चित सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब हम पढ़ेंगे वेग के बारे में थोड़ा सा और सीक्रेट। वेग जो होता है, अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं, वेग बराबर dx/dt। अब x जो होता है वो कई बार उसे t का फलन दे देता है। अब वो कह रहा है भाई x बराबर, अगर उसने इसे दिया है भाई x बराबर t² - 5t + 6 है, वो कह रहा है वेग और विस्थापन में ये संबंध है, x बराबर t² + 5t + 6 दिया हुआ है। ये आ गया क्वेश्चन, x बराबर t² - 5t + 6, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब वो तुमसे एक बात कह रहा है भाई, कण का वेग। अब वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि, वो ये पूछेगा कण का वेग समय के साथ बढ़ रहा है, कण का वेग समय के साथ घट रहा है, या कण का वेग नियत है, इस टाइप से पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा फिर मैं बता रहा हूँ। कण का डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, कण का विस्थापन और समय के बीच में जो संबंध है, x बराबर t² - 5t + 6 दिया हुआ है, तो पूछेगा कण का वेग, फिर वो इसी क्वेश्चन को थ्योरी में कन्वर्ट करके दे देता है। तो देखते हैं पहले तो dx/dt करूँगा तो कण का वेग निकल के आ जाएगा, तो x t के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा, t² का कितना हो जाएगा 2t - 5t का अवकलन कितना हो जाएगा t, तो वेग बराबर मेरा कितना आ गया 2t - 5। अब -5 तो एक कांस्टेंट राशि है, तो b प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा यहाँ से t। फिर भी अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया कि वेग समय के साथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो आप चेक कैसे करोगे इसको। यदि मैं चेक करने की बात करूं तो मैं सबसे पहले t बराबर 0 रखूंगा। मैंने t बराबर 0 रखा, तो t बराबर 0 से 0 ये कितना है मेरा -5। t बराबर 0 पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है -5 मीटर प्रति सेकंड। जैसे ही मैंने रखा t बराबर 1 रखूंगा तो मेरे पास आएगा 2, t की जगह 1 रखा तो 2 - 5 तो कितना आ जाएगा -3। देखो बढ़ रहा है। यदि मैंने रख दिया t बराबर 3 सेकंड रख दिया तो कितना हो गया t बराबर 3 सेकंड, तो 2 × 3 - 5 तो 6 - 1 6 - 5 वैल्यू कितनी आई 1। तो इसका मतलब तुम जैसे टाइम की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हो तो वेलोसिटी भी क्या होती जा रही है इंक्रीज। तुम टाइम को बढ़ाओगे तो 2t की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। टाइम तुमने 10 सेकंड कर दिया तो 10 × 2 20 - 5 कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड। तुम टाइम को इंक्रीज करते चलोगे तो वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीज होती चलेगी। अब वो तुमसे यही बात पूछेगा, यदि समय में द्विघात समीकरण है, समय में क्या है द्विघात समीकरण, तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो वेलोसिटी हमेशा क्या होती है इंक्रीज होती है। कोई भी द्विघात समीकरण अगर इस टाइप का आएगा तो वेलोसिटी हमेशा समय के साथ क्या होगी इंक्रीज होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो नॉर्मल से तुमसे पूछ लेता है। और तुमसे ये भी पूछ सकता है कि वह समय ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर वो तुमसे ये पूछ सकता है कि वह समय ज्ञात करो जिस समय पर कण का वेग 0 हो जाएगा। वह समय ज्ञात करो जिस समय पर कण का वेग 0 हो जाएगा। तो वह समय ज्ञात करो जिस समय पर कण का वेग 0 हो जाएगा। तो मैं कैसे करूँगा dx/dt बराबर b, तो ये आ जाएगा मेरा 2t - 5 बराबर 0। तो यहाँ से b बराबर आ गया 2t - 5 श्री राम मजा आ गया। 2t - 5 बराबर 0, तो 2t बराबर 5, तो t बराबर कितना आ गया 5/2। तो मैंने वेग था वो करा वह समय ज्ञात करो जब कण का वेग 0 हो जाएगा। तो मैंने कण के वेग को 0 कहा और t बराबर 5/2 कितना आ गया मेरा 0 आ गया। अब यही क्वेश्चन है। अब वो ये बात भी पूछ सकता है इसमें, कण का वह समय ज्ञात करो कण का वेग कितना आ जाएगा 0। तो कौन सा यहाँ आएगा t बराबर 5/2 पे मैंने अवकलन कर दिया 2t - 5 को 0 के बराबर कर दिया। वो करा है वह समय ज्ञात करो जब कण का वेग 0 के बराबर हो जाए। तो 2t - 5 को 0 के, तो 2t - 5 0, तो 2t बराबर 5, तो t बराबर कितना आ गया 5/2 सेकंड, मतलब 2.5 सेकंड पे कण का वेग कितना हो जाएगा 0। और उसके बाद 0 से भी कहाँ चला जाएगा नीचे। उसके बाद आगे होगा 0 से भी, उससे पहले ऋणात्मक रहेगा और फिर कितना हो जाएगा 0। अब वो ये बात भी पूछे तुमसे कितने सेकंड के पश्चात कण का वेग धनात्मक हो जाएगा। यही क्वेश्चन है सेम। वो तुमसे ये बात पूछे कि कितने सेकंड के पश्चात कण का वेग धनात्मक हो जाएगा। तो कण का वेग मतलब वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 0 से बड़ी
जीरो से बड़ी होनी चाहिए वेलोसिटी। कितने सेकंड के बाद कण का वेग धनात्मक हो जाएगा? तो dx ओवर dt कर दो, वही वेग का मान कितना आएगा, विस्थापन का अवकलन कर देंगे तो 2t माइनस 5, तो यहाँ से आएगा 2t इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी t इज ग्रेटर देन 5/2, मतलब 2.5 सेकंड से जितने भी बड़े मान होंगे t के लिए, सब के लिए वेग कितना आएगा, धनात्मक आएगा, क्योंकि वेग की वैल्यू कितनी है 2t माइनस 5। वो समझा t के कौन कौन से मानों के लिए वेग धनात्मक आएगा? तो जो भी मान t का मान उन सभी पे वेग धनात्मक होगा जिनके लिए समय t बराबर 5/2 से अधिक है, क्योंकि वेलोसिटी कितनी आई है 2t माइनस 5, तुमने t बराबर 3 रखा तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 5 1, 4 रखा तो 4 दूनी 8, 8 माइनस 5 3, तो जितनी भी वेलोसिटी आएंगी उनके लिए जो 5/2 से t का मान अधिक है उन सब पे वेलोसिटी 0 से अधिक रहेगी, और 5/2 से नीचे तो वेलोसिटी कैसी रहेगी, ऋणात्मक, और t बराबर 5/2 पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो इस क्वेश्चन का हमने माल मसाला जो भी है निकाल दिया है। dx ओवर dt वेग समय के हिसाब से बढ़ रहा है, वेग पहले वेग कैसा है, ऋणात्मक, और 5/t बराबर 5/2 पर वेग कितना हो गया था, 0 हमने निकाल लिया था, और t बराबर 5/2 से ऊपर वेग कैसा हो जाएगा, धनात्मक, और 5/2 से नीचे अगर टाइम रहेगा तो वेग कैसा रहेगा, ऋणात्मक। यू गॉट इट? जस्ट स्टार्ट। अब देखते हैं, अब इसके बाद देखो वेलोसिटी के बारे में और भी बहुत सारे स्टेटमेंट और कंसेप्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और काम के हैं। अब देखो ये तो हमारी हो गई वेलोसिटी, इसके बारे में हमने नॉर्मल पढ़ा है अभी तक, और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो वेग को जो कहते हैं ना, वेग, ये कंसेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो न्यूटन्स लॉ वगैरह बहुत लंबे लंबे लगाने पड़ते हैं, तब जाके तुम वेलोसिटी का मान निकाल पाते हो। उससे पहले देखना है कैसे हम निकालेंगे वेग का मान। तो देखो वेलोसिटी जो होती है, कण का वेग, देखो वेग जो होता है वो क्या होता है मेरा, dx ओवर dt, इसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय। अब देखो अगर मैं बात करने लगूं, ये तो मेरा x अक्ष है और ये मेरा क्या है, y अक्ष है, ये तो मेरा x अक्ष है और ये मेरा y अक्ष है। तो मेरे पास ये देखो, ये यहाँ पे कौन कितना है मेरा, थीटा, वेलोसिटी थीटा। अब वो तुमसे ये बात पूछे कि किसी कण का वेग x अक्ष पे जनरली हम जो लेते हैं वो टाइम को लेते हैं, ये समय, और यहाँ पे जो हमने लिया है वो किसको लिया है, विस्थापन को लिया है। वो किसको लिया है, विस्थापन को। x अक्ष पे मैंने टाइम को लिया है और y अक्ष पे जो मैंने लिया है वो विस्थापन को लिया है। सपोज करो कण का वेग दे रखा है v1, तो तुमसे पूछा है कण का वेग कितना होगा जब थीटा इतना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ समय है और यहाँ विस्थापन है, यहाँ समय है और यहाँ विस्थापन है, तुमसे डायरेक्ट पूछा है कि कण का वेग कितना होगा, तो तुम कैसे फाइंड आउट करोगे। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को कि एक बात देखो, ये भी ये विस्थापन है, तो y अक्ष पे इसके ही समांतर में रेखा खींचता हूँ तो ये भी क्या रहेगी, विस्थापन, और ये कितना है, समय, तो ये भी क्या रहेगा, समय। ये थीटा है तो मैं टेन थीटा बराबर के, टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है मेरा, वो है मेरा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय जो है वो कितना है, ये टाइम कितना है मेरा, समय। टेन थीटा बराबर विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन अपॉन समय किसके बराबर होता है, dx ओवर dt के, और dx ओवर dt किसके बराबर है, कण की वेलोसिटी के बराबर। तो देखो डायरेक्ट क्या रिजल्ट आया, टेन थीटा डायरेक्ट किसके बराबर हो गया, b के बराबर हो गया। टेन थीटा किसके बराबर हो गया, कण के वेग के बराबर हो गया। टेन थीटा कण के वेग के बराबर हो गया डायरेक्ट। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आने लगे जहाँ पे तुम्हें सिर्फ ग्राफ दिया दे, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया दे, ग्राफ, और तुमसे पूछे कण का वेग कितना होगा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, उस कोण को टेन थीटा में रख देंगे और टेन b बराबर टेन थीटा डायरेक्ट आंसर, b बराबर टेन थीटा डायरेक्ट आंसर। इसको हम क्या बोलते हैं कि यदि तुम्हें विस्थापन समय ग्राफ दिया हुआ है तो विस्थापन समय ग्राफ का ढाल टेन थीटा, m बराबर टेन थीटा, स्लोप विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। विस्थापन कहते हैं, मतलब विस्थापन डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का जो स्लोप होगा वो डायरेक्ट किसके बराबर होगा, कण की वेलोसिटी के बराबर होगा, कण के वेग के बराबर होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, इसे नोट डाल के लिख लेना भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यही वाली कि विस्थापन समय वक्र का ढाल, विस्थापन समय वक्र का ढाल कण के वेग के बराबर होता है। विस्थापन समय मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को, बी टी है एक्स टी, विस्थापन समय वक्र का ढाल
विस्थापन समय वक्र का ढाल कण के बेग के बराबर होता है। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं कि वे वेलोसिटी टाइम कर्व, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इक्वल टू वेलोसिटी, कण का जो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इक्वल टू वेलोसिटी, यानी विस्थापन समय वक्र का ढाल कण के वेग के बराबर होता है। अब ये क्वेश्चन आ गया, सपोज करो तुमसे कि ये तो x, ये तो समय दिया हुआ है तुम्हारे लिए, और ये क्या है, ये विस्थापन है, यहाँ पर x विस्थापन है और यहाँ पर समय है। अब तुमसे दो ग्राफ दिए हुए हैं, एक में वेलोसिटी v1 है और दूसरे में वेलोसिटी कितनी है v2। एक में वेलोसिटी v1 है और दूसरे में वेलोसिटी v2 है। तो तुम कैसे करोगे? देखो, एक का कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और दूसरे का कोण है 60 डिग्री, ये वाला। अब तुमसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी v1 रेशियो v2, v1 अपॉन v2 का मान ज्ञात करो। अब तुम कहेंगे गुरुजी अगर तुमने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो इट इज वेरी टफ टू यू एंड डेफिनेटली यू विल स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज एग्जाम टाइम 1 hour 70 क्वेश्चन। इफ यू डोंट रीड दिस concepts then definitely you will skip this question and you will go to next question just screen। तो देखने लगो, x यहाँ विस्थापन है, यहाँ टाइम है, तो यहाँ v1 है, यहाँ v2 है। बेग v1 है और बेग v2 है, एक 30 डिग्री है और एक कौन सा है 60 डिग्री कोण है। यहाँ समय है और यहाँ कौन सा है विस्थापन। डायरेक्ट पूछा है v1 v2 कितना होगा, लेकिन हमें तो एक चीज़ पता है, अभी लिखाई है रॉबिन सर ने। कौन सी चीज़ लिखाई है कि विस्थापन समय वक्र का ढाल, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इक्वल टू वेलोसिटी। विस्थापन समय वक्र का ढाल कण के वेग के बराबर होता है, विस्थापन समय वक्र का ढाल कण के वेग के बराबर होता है। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ v1 इक्वल टू tan θ1 और v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा tan θ2। तो मैं v1 अपॉन v2 मुझसे पूछा है, तो tan θ1 की वैल्यू कितनी है, v1 के लिए θ1 जो है वो है 60 डिग्री, v1 के लिए जो θ1 है वो है 60 डिग्री और v2 के लिए जो θ है वो कितना है 30 डिग्री। तो v2 की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी tan 30 डिग्री। तुमसे v1 पूछे कितना हो जाएगा, tan 30 का मान कितना हो जाएगा, tan 60 का मान √3। तुमसे v2 पूछे तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 और तुमसे पूछे v1 रेशियो v2, तो v1 रेशियो v2 √3 अपॉन 1/√3, √3 से √3 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे से 3:1। कितना आ जाएगा 3:1। तो यदि तुमसे विस्थापन समय कर्व दे और डायरेक्ट तुमसे क्या पूछे कि कण का वेग कितना होगा, तो डायरेक्ट स्लोप, डायरेक्ट तुम क्या निकाल दो, जो थीटा दिया है tan थीटा कर दो उसका, जो थीटा दिया है उसका tan थीटा कर दो। v1 की वैल्यू कितनी आ गई √3 और v2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। विस्थापन समय वक्र दिया है और ऐसे वेग के कोई ग्राफ दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट जो थीटा है उसमें tan का मल्टीप्लाई कर दो, tan लिख दो, इसमें थीटा का tan मान ज्ञात कर दो, डायरेक्ट जो तुम्हारी क्या आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी। इसी कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है, विशेष इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगला देखते हैं, यहाँ से आगे हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं रियलाइज कराने वाला हूँ तुम्हारे लिए। अब देखो, अब मैं विस्थापन समय वक्र से पहले मैंने वेग पढ़ लिया, तो वेग बराबर होता है dx/dt। तो तुमने देखा विस्थापन समय वक्र का ढाल किसके बराबर, वेग के बराबर। लेकिन यहाँ से एक और चीज़ आती है, अगर मैंने लिखा है dx इधर आ गया, b और t का मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx = b dt। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया समाकलन का मतलब dx क्या होता है स्मॉल एलिमेंट, dx सूक्ष्म विस्थापन, समाकलन कर दिया तो ये जो बनेगा मेरा, ये पूरा समाकलन बन जाएगा x, ये मेरा बन जाएगा पूरा dx का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, मतलब योग कर दिया, तो पूरा क्या बन जाएगा विस्थापन। dx है मेरा सूक्ष्म विस्थापन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx। और जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा ये विस्थापन, इंटीग्रेशन करूंगा तो विस्थापन। अब दो राशियों का इंटीग्रेशन है, तुमने 12th में पढ़ा होगा ना, बाई dx का मतलब क्या होता है, जो हमारा समाकलन ज्ञात किया जाता है वो दो राशियां होती हैं बाई इंटू डी एक्स, तो इसे बोलते हैं
एक्स बाई कर्व से घिरा हुआ क्षेत्रफल या एक्स अक्ष के साथ घिरा हुआ क्षेत्रफल। dx है तो इसे क्या बोलते थे हम, एक्स अक्ष के साथ घिरा हुआ क्षेत्रफल। समाकलन एवं वक्रों से घिरे हुए क्षेत्रफल में तुमने पढ़ा था बाई dx क्या होता है, एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो बी डी टी क्या रहेगा यहाँ पे, बी टी वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल। बी डी टी क्या रहेगा यहाँ पे, बी टी वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल। बी डी टी जो रहेगा वो रहेगा बी टी वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल। बी टी वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल। अगर मैं बात करने लगूँ तो यहाँ पे विस्थापन कितना आ जाएगा, dx है, और यहाँ पे बी डी टी क्या होगा, बी टी वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट अगर तुम्हें विस्थापन ज्ञात करना, कोई ग्राफ दिया हुआ है बी टी वक्र का, वेलोसिटी टाइम वक्र का कोई ग्राफ दिया हुआ है, और जब तुम्हें विस्थापन पूछे, वेलोसिटी ग्राफ से तुम्हें विस्थापन पूछे, तो बी टी वक्र का डायरेक्ट क्या निकाल देना, क्षेत्रफल, और सीधा तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर। जिसमें समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल तुम निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। अभी तक ये समझ में नहीं आया होगा ज़्यादा ढंग से, लेकिन बने रहिएगा। मैं अभी इस कंसेप्ट को और बेहतरीन तरीके से क्लियर कर देता हूँ विद क्वेश्चन और विद एग्जाम्पल के साथ। देखें कैसे। अब देखो b बराबर dx ओवर dt। अब तुमने इतना बताया कि dx जो होता है विस्थापन वेग समय वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब ये bt वक्र आ गया मेरे पास कोई, यहाँ वेलोसिटी है और यहाँ मेरे पास टाइम दिया हुआ है x अक्ष पे। अब मेरे से ये आ गया क्वेश्चन कि जो वेलोसिटी है वो है मेरी 10 मीटर प्रति सेकंड, और जो टाइम है यहाँ तक का जो कितना है, ये 5 सेकंड। अब मेरे से पूछा कोई कण है जो कि जिसका जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड है। कितना है, वेलोसिटी कहाँ पे जा रही है, बढ़ती जा रही है, कितना है, 10 मीटर पर सेकंड किसी पॉइंट पे। यहाँ तक जो टाइम है वो है 10 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड है। तो मेरे से पूछा भाई विस्थापन ज्ञात करो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरे से ये बात पूछा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, विस्थापन, तो मेरा वेग समय वक्र है। सबसे पहले मैं देखूंगा वक्र कौन सा है, यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है, वेग समय वक्र है। तो वेग समय वक्र है, तो मेरे से विस्थापन पूछा है, तो विस्थापन पूछा है तो क्या निकाल दूंगा मैं, डायरेक्ट एक्स अक्ष के साथ क्षेत्रफल निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा, क्षेत्रफल। अभी हमने पढ़ा है कि विस्थापन जो होता है, पिछले वाला नोट याद करो। अभी हमने पढ़ा है विस्थापन जो होता है वो बी टी वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। बी टी वक्र से घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर होता है। बी टी वक्र से घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर होता है। अभी हमने पढ़ा है जो विस्थापन किसके बराबर होता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बी टी वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल, वेलोसिटी टाइम वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल। विस्थापन किसके बराबर होता है, फिर कह रहा हूं विस्थापन बी टी वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल। सिरो बी टी वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। उस विस्थापन पूछा है, वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है, तो बी टी वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल दो सीधा। तो ये मेरा क्षेत्रफल, ये क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, और मेरा टाइम है कितना, 5 सेकंड। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरा, 2 से 5 गया, तो 5 × 5, तो आंसर कितना आ गया, 25 मीटर। आंसर कितना आ गया मेरा भाई, आंसर जो आ गया 25 मीटर। विस्थापन है मात्रक मीटर में आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। वेलोसिटी टाइम वक्र, विस्थापन समय वक्र, अगर तुम्हें कभी इस तरह से पूछे तो विस्थापन समय वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, और ऊपर का क्षेत्रफल। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं आई है। चलो आगे देखते हैं इसी कंसेप्ट का, और हम जनरलाइजेशन करते हैं, फिर हम क्वेश्चन कराएंगे कुछ अच्छे वाले। और देखो अगर मैं अगला क्वेश्चन करने लगूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज करूँगा तुमको, थोड़ा सा, जो कि एयरफोर्स में आ चुका है क्वेश्चन एक इसी टाइप का। ये कुछ कहानी इस तरह की, देखते रहिएगा। 360 में कुछ कहानी क्या चल रही है। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है A1, यहाँ पे क्षेत्रफल है A2, यहाँ पे क्षेत्रफल है A3, क्षेत्रफल है A4, क्षेत्रफल है A5। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, वेग समय वक्र से घिरा हुआ। अब देखो यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है, ये वेलोसिटी है और ये कितना है, टाइम। A1, A2, A3, A4, A5। अब वो क्या बात कह रहा है भाई, A1 क्या है मेरा क्षेत्रफल, A2 भी क्षेत्रफल है, A3 भी क्षेत्रफल है, A4 भी क्षेत्रफल है और A5 भी क्षेत्रफल है। वो कह रहा है। अब वो तुमसे पूछा भाई विस्थापन ज्ञात करो, विस्थापन ज्ञात करो। तो सीधी सी बात है, विस्थापन निकालना कितना आसान है। वेग समय वक्र दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, वेग समय वक्र। सबसे पहले मैं डायरेक्ट मेरी नजर जाएगी, बगल सी नजर, बेटी बेटी बेटी, इसका मतलब कौन सा वक्र है, बीटी वक्र। और तुरंत मेरे दिमाग में 1 सेकंड में आएगा बीटी वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के बराबर। बीटी वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है,
सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर मैं दो चीज़ निकालूंगा, विस्थापन एवं दूरी। विस्थापन एवं दूरी, ध्यान रखना विस्थापन में क्या है, एक्स अक्ष से ऊपर का क्षेत्रफल तो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव, और नीचे का क्षेत्रफल कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। अगर तुम्हें विस्थापन देखना है तो एक्स अक्ष से ऊपर का क्षेत्रफल, विस्थापन सदिश राशि है तो ऊपर की राशि जो बनेंगी वो धनात्मक बनेंगी, तो उसके विपरीत राशि जस्ट कैसी बनती है, ऋणात्मक। तो विस्थापन आएगा A1, विस्थापन कितना आएगा A1 माइनस के A2 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा A3 माइनस के A4 प्लस A5। ये तो आ गया मेरा विस्थापन, ये विस्थापन आ गया। विस्थापन कौन सा आ गया, एक्स अक्ष से नीचे वाले A2 और A4 ऋणात्मक होंगे, A1 A3 A5 कैसे होंगे, धनात्मक। तो A1 माइनस A2, A3 कैसा होगा, पॉजिटिव, फिर A4 कैसा होगा, नेगेटिव, A5 कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन दूरी पूछे तो हम सभी जानते हैं दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, डिस्टेंस मस्ट नॉट बी नेगेटिव, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। तो सीधी सी बात है, जो दूरी रहेगी A1 प्लस A2 का भी क्या लगेंगे, मोड लगेंगे, नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। A1 प्लस A2 प्लस A3 मुक्क मार के जोड़ते चलो डायरेक्ट बिना सोचे समझे, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इट इज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, देन सभी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो A1 पर यही क्वेश्चन था, बिल्कुल डिटो ऐसा ही क्वेश्चन था। ये पूछा था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5, A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 प्लस A5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जस्ट आगे करते हैं, कंटिन्यू। हाँ भाई, कुछ बुकों में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए रहते हैं। अब देखो, और तुम सारे क्वेश्चन इस टाइप के जैसे ही कहीं भी आए, कहीं भी तुमको दिखाई दें तो तुमको ये क्वेश्चन आ जाने चाहिए। अब देखो, मैं अगला ही क्वेश्चन कराता हूँ जो मेरी बुक में है, रॉबिन मैथ एंड फिजिक्स की बुक में भी आपको मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ये टी है, ये बी है, बीटी वक्र है मेरे प्यारे शेरों। कौन सा वक्र है, बीटी। थोड़ा शांत हो गया मैं, होना ही चाहिए, क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो ये कितना है मेरा, यहाँ तक जो वेग है ये है 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाली जो ये है मेरी -2 मीटर पर सेकेंड यहाँ तक। और यहाँ पे जो टाइम है ये है मेरा 2 सेकेंड, और ये भी टाइम कितना है, ये 4 सेकेंड। यहाँ तक 0 से लेके 2, ये मेरा मतलब 2 है, और ये कितना है, 4 टी में। अब तुमसे पूछा है कि कण का बीटी वक्र दिया हुआ है, तो विस्थापन एवं दूरी ज्ञात करो। विस्थापन एवं दूरी ज्ञात करो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करने लगूंगा तो डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले मैं इस क्षेत्रफल को निकालूंगा। माना इस क्षेत्रफल की वैल्यू है A1 और इसकी वैल्यू कितनी है, A2। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो होगा, विस्थापन, वो कितना होगा, A1 तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स अक्ष से ऊपर है, और A2 कैसा आएगा, नेगेटिव। तो A1 माइनस A2, A1 कितना आएगा भाई, 1/2, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल, 1/2, आधार कितना है, 0 से लेके 2, आधार इंटू ऊंचाई कितनी है मेरी, 2 है, 1/2 आधार इंटू 1/2, A2 मुझे निकालना है, A2 कितना है, 2 से लेके 4, तो ये भुजा भी होगी 2 से 4 तक है, ये भुजा भी कितनी होगी, 2 इंटू ये -2 है यहाँ तक की, तो ये भी भुजा कितनी होगी मेरी, 2 ही होगी। इसकी लेंथ 2 होगी, माइनस वो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की वजह से, क्योंकि नीचे जा रहा है ना एक्स अक्ष के। तो अगर मैं देख लूँ 2 से 2 मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो 2 - 2 कितना हो गया मेरा, 0। तो दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं, तो विस्थापन तो कितना आएगा, 0। लेकिन आप दूरी की बात करने लगोगे, डिस्टेंस की बात करने लगोगे, डिस्टेंस की बात करने लगोगे तो 1/2, अब ये जो है ना 2 - 2, ये हो जाएगी 2 + 2, 2 + 2, ऊपर के क्षेत्रफल है 2, नीचे का क्षेत्रफल है 2। डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, जो नेगेटिव है ना इसकी जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मेरा ये और ये दोनों का क्या हो जाएगा, योग। तो 2 + 2 मेरी दूरी कितनी आ जाएगी मेरी, 4, और डिस्प्लेसमेंट 2 - 2 कितना आ गया था, 0।
तो यहाँ से विस्थापन और दूरी के कंसेप्ट, जब जब तुम्हें बीटी वक्र दिखाई दे, वेलोसिटी टाइम वक्र अगर तुम्हें कहीं भी दिखाई दे, वेलोसिटी टाइम वक्र, तो वेलोसिटी टाइम वक्र वेग समय वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? वेग समय वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल, वेग समय वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है। वेग समय वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है। ऊपर का क्षेत्रफल धनात्मक लेते हैं मेरे शेरों, ऊपर का क्षेत्रफल धनात्मक, नीचे का क्षेत्रफल ऋणात्मक लेते हैं। ऊपर का क्षेत्रफल धनात्मक लेते हैं, नीचे का क्षेत्रफल ऋणात्मक लेते हैं। लेकिन जब दूरी ज्ञात करते हैं तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, ऑलवेज बी कंसीडर एरिया इवन इट इज अबव टू एक्स एक्सिस एंड डाउन टू एक्स एक्सिस डजंट मैटर, वी विल कंसीडर एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। जो क्षेत्रफल रहेगा हम उसे हमेशा क्या है, पॉजिटिव के रूप में कंसीडर करेंगे जब हम डिस्टेंस का मेजर करेंगे। जब हम दूरी को मापेंगे तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। इसकी वजह से दूरी, क्षेत्रफल दोनों साइड में पॉजिटिव लिए जाएंगे दूरी ज्ञात करने के लिए। विस्थापन सदिश राशि होती है, तो इस वजह से ऊपर का क्षेत्रफल धनात्मक और नीचे का क्षेत्रफल ऋणात्मक। और मैंने लिखा भी चुका हूं पहले, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। जस्ट, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे विस्थापन, दूरी, वेग के सारे कंसेप्टों के साथ।